हाय एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि किस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा और ऑक्सीजन का एवोल्यूशन किस तरीके से होगा। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस जो होती है वो इसका जो टर्म होती है, फोटोसिंथेसिस जो टर्म होती है, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है सिंथेसिस यूजिंग लाइट। ओके, लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर किसी चीज का फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है कि फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस का लिटरल मीनिंग हो गया है। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में यहाँ पर ये जो ओवरऑल रिएक्शन दिखाया गया है कि 6 मॉलिक्यूल CO2 और 6 मॉलिक्यूल वाटर की हेल्प से यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है और 6 मॉलिक्यूल अब ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो रहा है। एक्चुअल में ये फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल का यूज किया जाता है और क्लोरोफिल के यूज करने से क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ओके, ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन में दो प्रोसेस होती है। एक होती है आपका वाटर का ऑक्सीडेशन। यदि वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एवोल्यूशन होता है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो दो प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। एक होता है वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, जिससे कि आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एवोल्यूशन होगा, और जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और दूसरा होता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन किया जाता है या कार्बन का फिक्सेशन किया जाता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एवोल्यूशन होगा, और जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एवोल्यूशन होगा तो उस दौरान क्या होगा, आपका ATP का फॉर्मेशन होगा और NADPH का फॉर्मेशन होगा। ये जो और यहाँ पर जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ये लाइट रिएक्शन के थ्रू होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो ये डार्क रिएक्शन के थ्रू होगा। ओके, तो लाइट रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, और जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ये ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। इसी ATP और NADPH का यूज करके CO2 का फिक्सेशन किया जाता है। ओके, देखिए फोटोसिंथेसिस पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस लेक्चर में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो कुछ जनरल या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होती है या बेसिक इंपॉर्टेंस होती है, उस इंपॉर्टेंस को देखेंगे या उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उससे लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है और किस जगह पर होता है और कैसे होता है। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे द मोस्ट एक्टिव फोटोसिंथेटिक टिश्यू इन हायर प्लांट्स इन द मेसोफिल ऑफ लीव्स। जो मेसोफिल होती है, मेसोफिल लीव्स के जो मेसोफिल सेल्स होती है, उस मेसोफिल सेल में क्या होती है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर मेसोफिल सेल हैव मेनी क्लोरोप्लास्ट व्हिच कंटेन द स्पेशलाइज्ड लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट, द क्लोरोफिल्स। ओके, जो आपका जो मेसोफिल सेल होती है उसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट होती है जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ओके, उसी प्रकार से इन फोटोसिंथेसिस द प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू ऑक्सीडाइज वाटर, देयर बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन। इससे पहले मैं बताया हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिलीजिंग होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एवोल्यूशन होता है। उसी प्रकार से यदि
कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो क्या होता है, हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल या शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती है, ये कुछ जो आपका थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, उस इंटरनल मेम्ब्रेन पे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ओके, ये जो आपका ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, आपका एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है, और हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, शुगर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये कुछ जनरल कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये शुगर और एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से ये जो रिएक्शंस होती है, ये कहाँ पर होती है, देखिए जो रिएक्शंस होती है, ये आपका स्ट्रोमा और ल्यूमेन, यानी कि स्ट्रोमा यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट के जो आपका थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक स्ट्रोमा वाला रीजन होता है। ओके, और यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट के जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जो आपका जगह होती है, उसमें क्या होता है, आपका स्ट्रोमा भी होती है और ल्यूमन भी होता है। ओके, इसका हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में स्ट्रोमा और ल्यूमेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, और थैलेकॉइड का एक्चुअल रीजन कहाँ पर होता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होता है, जो आपका रेडिएंट एनर्जी या लाइट एनर्जी बोल सकते हो, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बोला जाता है। और ये कैसे होगा, फोटो सिस्टम के थ्रू होगा, क्योंकि इसमें कुछ सिस्टम्स लगे होते हैं जिनके थ्रू क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। ओके, द एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी इज यूज्ड, okay, the absorbed light energy is used to power of transfer of electron through a series of compounds, okay, that act as a electron donor and a electron acceptor। जो लाइट होती है, लाइट की जो सीरीज होती है, वो उस सीरीज को कुछ एक्सेप्टर होगा जो एक्सेप्ट करेंगे, और इस लाइट को क्या करेंगे, उस एनर्जी को, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट भी करेंगे। किस तरीके से करेंगे, आगे की मैकेनिज्म है, हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या होता है, द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली रिड्यूस NADP टू NADPH एंड द ऑक्सीडाइज वाटर मॉलिक्यूल टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, ये एक्चुअल में मेन पर्पस होता है कि NADPH का फॉर्मेशन होगा और आपका ऑक्सीजन का रेगुलेशन भी होगा। लाइट एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू जनरेट अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन which is used to synthesize ATP। और इसमें क्या होगा, आपका ATP का प्रोडक्शन होगा, जो कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू होगा। प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जो मोटिव फोर्स है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होती है। उसके थ्रू क्या होगा, आपका ATP का प्रोडक्शन होगा। किस तरीके से होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगी लाइट रिएक्शन, उसमें हम देखेंगे कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू किस तरीके से आपका ATP का फॉर्मेशन होता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोटोसिंथेटिक एपरेटस। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, किस तरीके से अरेंजमेंट है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, जहाँ पर एक्चुअल में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है। तो हम देखते हैं ये एक नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। क्लोरोप्लास्ट के जो आपका में दो मेम्ब्रेन होता है, इसके जो ये सबसे बाहरी जो एनवलप होती है, इससे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो आपका उसके नीचे की जो मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी पोर्शन होती है, उस पोर्शन को बोलते हैं हम, उस पोर्शन को एक्चुअल में, उस पोर्शन में क्या होती है, एक्चुअल में ये जो पोर्शन होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत सारे बंचेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि कॉइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ये जो बंच है, यही क्या है, थैलेकॉइड है। ओके, और ये एक थैलेकॉइड है, कॉइन के फॉर्म में क्या है, एक थैलेकॉइड है, और एक थैलेकॉइड के पूरा बंच इस तरीके से दिखाई दे रहा है। थैलेकॉइड के पूरे बंच को क्या बोला जाता है, ग्रेनम कहा जाता है। ओके, क्या ग्रेना कहा जाता है, और इस ग्रेना के एक यूनिट को क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड बोलेंगे। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, एक बंच, यानी कि एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम को जोड़ने वाला जो स्पेस होता है, इसी को बोलते हैं हम स्ट्रोमा। तो यहाँ पर हम यदि एक स्ट्रक्चर को इस तरीके से देखें, एक बंच को हम यदि इस तरीके से देखें, तो एक बंच में देखिए ये है हमारा थैलेकॉइड। ओके,
और इसके अंदर जो येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है थैलेकॉइड ल्यूमेन। ओके, और ये इस तरीके से पूरे बंच को हम क्या बोलेंगे, पूरे बंच को बोलेंगे हम ग्रेनम, यानी कि स्टैक ऑफ थैलेकॉइड्स। ओके, और इस तरीके से यहाँ पर एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाले जो स्पेस होते हैं उसी को बोलते हैं हम स्ट्रोमा लैमिला। ओके, लैमिला, स्ट्रोमा लैमिला बोलते हैं। चलो मैं ये जो ग्रेनम होता है इसी में क्या होगा, लाइट रिएक्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि ये जो थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड पे जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन पे क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगी। ओके, और जब लाइट रिएक्शन की प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा में क्या होता है, कार्बन का फिक्सेशन होता है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, ये कुछ क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है जो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि थैलेकॉइड क्या है, ग्रेनम क्या है, स्ट्रोमा क्या है, लैमिला क्या है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर को समझना है और आगे की जो मैकेनिज्म होगी इसी थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे होगी, लेकिन कैसे होंगे आगे की मैकेनिज्म में हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग लाइट हार्वेस्टिंग एंटीनास एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। ओके, ये कुछ फोटोकेमिकल आपका रिएक्शन सेंटर है और कुछ एंटीना कॉम्प्लेक्स होती है। ओके, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस होती है, ये फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस होती है उसमें जो लाइट रिएक्शंस होती है, लाइट रिएक्शन में इस तरीके की कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, हमारा जो क्लोरोप्लास्ट के जो थैलेकॉइड होते हैं, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे होती है, लेकिन उस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या होता है, दो सिस्टम लगा होता है एक्चुअल में, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। ओके, तो जो फोटो सिस्टम 1 होती है, फोटो सिस्टम 2 होती है, दोनों के पास क्या होता है, इस तरीके की अरेंजमेंट होती है। ओके, जिसमें कि क्या होती है, एंटीना कॉम्प्लेक्स होती है और रिएक्शन सेंटर होती है। ओके, जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होती है वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए उसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होती है एक्चुअल में ये पूरा पिगमेंट का बना होता है। देखिए यहाँ पर द मेजॉरिटी ऑफ द पिगमेंट सर्व एज एन एंटीना कॉम्प्लेक्स collecting light and transferring the energy to the reaction center complex, whereas the chemical oxidation reaction leading to long term energy store take place। ओके, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होती है ये क्या करता है, लाइट को ट्रैप करते हैं, यानी कि लाइट को क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं। उसके बाद क्या करता है, इसी लाइट को क्या करते हैं, दूसरे या जो रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर को क्या करते हैं, ये ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। जो रिएक्शन सेंटर होती है वो लाइट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद उसी एनर्जी को क्या कर देते हैं, फिर वो ऑक्सीडाइज करते हैं, एक बार रिड्यूस करते हैं, एक बार ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों के पास इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए पिगमेंट होती है, यहाँ पर बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होती है, जो पिगमेंट मिल करके यहाँ पर एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और यहाँ पर लगातार क्या होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। रिएक्शन सेंटर कभी भी डायरेक्टली सनलाइट को यूज नहीं करते हैं क्योंकि रिएक्शन सेंटर के पास क्या उतनी एबिलिटी नहीं है कि डायरेक्टली वो पूरे के पूरे सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले एंटीना कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू क्या किया जाता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और उसके बाद आपको रिएक्शन सेंटर को ये जो एनर्जी है वो उसको ट्रांसफर किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन सेंटर से क्या होता है, एक्सेप्टर और डोनर। ओके, फिर रिएक्शन सेंटर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है और यहाँ से नीचे से क्या होगा, कुछ डोनर होंगे जो कि रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन देते हैं और फिर एक्सेप्टर के थ्रू उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। कैसे किया जाएंगे तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो, ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू फोटो सिस्टम दैट ऑपरेट इन सीरीज। ओके, यहाँ पर दो सीरीज बताया गया है, यहाँ पर दो सीरीज बताया गया है, एक होती है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा होता है फोटो सिस्टम 2। ओके, जो फोटो सिस्टम 1 होती है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को यूज करता है।
ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या होगा, फोटो सिस्टम 2 ऑपरेट होती है, क्योंकि सबसे जो मैक्सिमम लाइट होती है, जिस लाइट से क्या होता है फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन कंप्लीट होती है, सबसे जो मैक्सिमम वेवलेंथ की जो आपका लाइट होती है वो होती है 680 नैनोमीटर, जो कि रेड लाइट होती है। तो रेड लाइट को सबसे ज्यादा ट्रैक किया जाता है इस एंटीना कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, इसीलिए फोटो सिस्टम 1 का होता है सबसे पहले एक्टिव होता है। उसी प्रकार से फार रेड लाइट को क्या होता है, फार रेड लाइट का यूज थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा फोटो सिस्टम 1 उसके बाद यानी कि बाद में एक्टिव होता है। तो सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 क्या होगा, एक्टिव होगा, जो क्या करता है 680 नैनोमीटर की लाइट को यूज करते हैं। और जब ये 680 नैनोमीटर की लाइट को यूज करते हैं तो जो आपका रिएक्शन सेंटर है, देखिए ये रेड लाइट का यूज कर रहा है एंटीना कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, और यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर होती है उस रिएक्शन सेंटर में होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए, और जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इस रिएक्शन सेंटर में आपका 680 नैनोमीटर की लाइट को यूज करेंगे, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के जो मैग्नीशियम आयन होती है, मैग्नीशियम आयन से क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है, यानी कि ये है ग्राउंड स्टेज और ये क्या है आपका ऑक्सीडाइज स्टेज। ओके, तो ये होती है ग्राउंड स्टेज, ये होती है ऑक्सीडाइज स्टेज। तो यहाँ से ग्राउंड स्टेज से क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज स्टेज में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ग्राउंड स्टेज में क्या होगा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेंगे, ये भी एक रीजन है फोटो सिस्टम 2 का पहले एक्टिवेशन होना, क्योंकि देखिए फोटो सिस्टम जो 2 होती है उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की कैपेसिटी होती है और इसका जो ऑक्सीडाइजिंग स्टेज होता है उसमें वीक रिडक्टेंट, यानी कि फोटो सिस्टम जो 2 होती है वो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है, यानी कि इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ये ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी कर सकता है और वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन भी कर सकता है, लेकिन ये कोई भी आपका एनर्जी स्टोर नहीं कर सकती, यानी कि ये इसमें कोई भी एनर्जी का रिडक्शन नहीं हो पाएगा। वही आप इसका उल्टा आप देखोगे कि जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो आपका वीक ऑक्सीडेंट होता है, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं कर सकता है, जिसके वजह से ये जो फोटो सिस्टम 1 होती है ये बाद में एक्टिव होता है। ओके, ऐसा नहीं कि एक्टिव नहीं हो पाएंगे, लेकिन यदि एक्टिव हो पाएंगे तो बाद में इसको एनर्जी के लिए कोई भी सप्लीमेंट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ये जो आपका फोटो सिस्टम 1 है ये शट डाउन हो सकता है। इस वजह से ये क्या होगा फोटो सिस्टम 1 बाद में एक्टिव होता है। और ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होता है, यानी कि ये क्या होगा किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, ये रिड्यूस कर सकते हैं, किसी चीज को ये यहाँ पर रिड्यूस करके उसमें एनर्जी का स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसके पास क्या होता है NADPH जो होता है वो कोएंजाइम होता है, जो क्या करता है फाइनल इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और ये NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि ये रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, इससे ये जो क्या है ये रिडक्शन प्रोसेस है, और ये रिडक्शन प्रोसेस इसी NADPH2 का यूज कहाँ पर होगा, आपका डार्क रिएक्शन कार्बन का फिक्सेशन में होती है। ओके, तो इसमें दोनों सिस्टम का ऑपरेट होना बहुत ही जरूरी है, या यदि और इसके दोनों सिस्टम के बीच में लगा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या होगा, देखिए यहाँ से जो एनर्जी या जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसी इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या किया जाएगा, यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम 1 के पास भेजा जाएगा, फिर फोटो सिस्टम 1 से क्या पर होगा, ये फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है NADPH से क्या होगा, ये रिड्यूस होगा। तो रिडक्शन, ये जो आपका रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो फोटो सिस्टम 1 करता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग का प्रोसेस है वो करता है फोटो सिस्टम 2। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये सीरीज यानी कि 2 सीरीज में यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। और ये एक जेड स्कीम के थ्रू इस तरीके से दिखाया गया, आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ये एक जेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए हम इसको जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 2 सीरीज में क्या होता है, आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर 2 सिस्टम लगा होता है, एक फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लाइट रिएक्शन में करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं,
यहाँ पर हम देखेंगे कि लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होती है। ओके, लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, कुछ कैरेक्टर को हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, क्योंकि लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका रेडिएशन है, जो लाइट का जो रेडिएशन है वो किस तरीके से होता है। तो लाइट यदि आप देखोगे, सबसे ऊपर क्या दिया गया है, वेवलेंथ क्या है, वो नैनोमीटर में दिखाया गया है, उसका फ्रीक्वेंसी को दिखाया गया है हॉज में। उसके बाद आपका टाइप ऑफ रेडिएशन दिखाया गया है, और नीचे हाई एनर्जी और यहाँ पर लो एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर रेडिएशन दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले दिखाया गया है गामा रेस, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद इंफ्रारेड है, उसके बाद माइक्रोवेव है, उसके बाद रेडियो वेव है। इस तरीके से ये लाइट की कुछ रेडिएशन दिखाया गया है। और यहाँ पर वेवलेंथ। ओके, तो ये यहाँ पर वेवलेंथ क्या शो करता है कि लाइट की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी कि आप देख सकते हैं जो गामा रे है उनकी वेवलेंथ कितनी कम है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वैसे उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटती जाएगी। यानी कि देखिए, जिस लाइट की वेवलेंथ जितनी कम है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा, यानी कि उनकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। और जिस लाइट की वेवलेंथ जितनी कम होती है उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होती है, यानी कि उसको पेनिट्रेट करने की जो कैपेसिटी होती है या इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो जो गामा रेस होती है, गामा रेस की वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ही कम होती है, लेकिन उसमें एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, उसी तरीके से जो रेडियो वेव है उसमें क्या होगा, उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन एनर्जी क्या होगी, उसमें बहुत ही कम होगी। इस तरीके से आपको अरेंज करना है, इस तरीके से आपको देखना है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया गया है और फ्रीक्वेंसी को क्या किया गया, वी से रिप्रेजेंट किया गया, आर इनवर्सली रिलेटेड, यानी कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होगी उसमें एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, तो इस तरीके से हमें गामा, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव ये सब हमें नहीं देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या देखना है, सिर्फ विजिबल लाइट को हमें यहाँ पर स्टडी करना है, जिस लाइट का यूज करके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो जो विजिबल लाइट होती है एक्चुअल में वो 400 नैनोमीटर यानी कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की लाइट होती है, जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जिस लाइट के थ्रू हम देख सकते हैं किसी भी चीज को। और इस पूरे लाइट में भी कुछ ही लाइट होती है जिस लाइट का यूज करके प्लांट फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। ओके, इस विजिबल स्पेक्ट्रम में 700 की जो नैनोमीटर होती है, देखिए सिर्फ यहाँ से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की लाइट में कुछ लाइट का यूज प्लांट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को कंप्लीट करने में यूजफुल होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हाई एनर्जी कौन सा होता है, लो एनर्जी कौन सा होता है। ओके, अब हम देखेंगे आगे की कुछ इंपॉर्टेंट बातें और एक्शन स्पेक्ट्रा रिलेटेड लाइट एब्जॉर्प्शन टू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर हम कुछ एक्शन स्पेक्ट्रा को देखेंगे। एक्शन स्पेक्ट्रा का मतलब होता है, एक्शन स्पेक्ट्रा मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट होती है, और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जिस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि दोनों ही चीज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एब्जॉर्प्शन यहाँ पर रेड लाइट में दिखाया गया है ये, और जो आपका ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा वो आपका ब्लू लाइट में दिखाया गया है, कि ब्लू स्पेक्ट्रम में दिखाया गया है। अब देख सकते हो रेड लाइट में ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जो ब्लू लाइट होती है वो है एक्शन स्पेक्ट्रम। ओके, दोनों लाइट, दोनों ही जो आपका स्पेक्ट्रम होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए वेवलेंथ दिया गया है नैनोमीटर में कि 400 नैनोमीटर से यहाँ पर आपका जो 800 नैनोमीटर है, लेकिन 700 नैनोमीटर की लाइट तक ही क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो सकती है, यानी कि 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है, और आपका जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो भी यहाँ पर चल सकती है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कौन कौन से लाइट में हो सकती है, आप देखिए 400 से 500 तक, जैसे ही 400 से आपका 500 नैनोमीटर की तरह वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, उस तरीके से
उस आपका स्पेक्ट्रम में आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और जैसे जैसे आपका 500 की तरफ चले जाएंगे ये वेवलेंथ, वैसे क्या होगा फोटोसिंथेटिक की जो रेट है वो भी कम होने लगेंगे। उसके बाद 500 से आपका लगभग 650 तक कोई भी आपका कोई एब्जॉर्प्शन और कोई भी आपका फोटोसिंथेटिक रिएक्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ना ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब करना, और एक्शन का मतलब होता है उस लाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को कंप्लीट करना। ओके, उसके बाद जैसे जैसे आप देख रहे हो कि 650 या 670 से आपका फिर से ये आपका जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़ने लगा है, और 700 के बाद ये फिर धीरे से एकदम ही कम हो गया, यानी कि 700 के बाद कोई भी आपका फोटोसिंथेटिक रिएक्शन नहीं होने वाले प्लांट के थ्रू, ना ही एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर ये पीक दिखाई दे रहा है, एक साथ आपका 680 से लेकर के 700 की जो नैनोमीटर की लाइट है, इसी वेवलेंथ में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दिखाई गई है। ओके, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो विजिबल लाइट होती है उसमें सबसे मैक्सिमम आपका वेवलेंथ या मैक्सिमम जो नैनोमीटर या वेवलेंथ की लाइट कहाँ पर यूज हो रहा है, और इन दोनों में क्या होता है सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन से लाइट कौन सी वेवलेंथ में हो रहा है, और मैक्सिमम आपका आउटपुट या मैक्सिमम ऑक्सीजन के एवोल्यूशन कहाँ पर हो रही है। तो सबसे मैक्सिमम आपका जो एब्जॉर्प्शन है और जो एक्शन स्पेक्ट्रा है वो है 680 से 700 की नैनोमीटर में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, और इसी में क्या होगा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा। ओके, उसी तरीके से हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए ये सारे जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस की। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को पढ़ने से पहले इन कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, चलिए हम यहाँ पर वन बाय वन बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट में हम ये बात करते हैं कि देखिए रेड ड्रॉप का मतलब जैसे रेड लाइट का यूज क्या करते हैं प्लांट सबसे ज्यादा क्या करते हैं यूज करते हैं, लेकिन रेड लाइट के जैसे ही रेड लाइट्स की जो वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर होती है, 700 नैनोमीटर से जैसे ही ऊपर चले जाते हैं या 700 से ऊपर चले जाते हैं, वैसे ही क्या होगा फोटोसिंथेटिक की जो रेट होती है वैसे अचानक गिरने लगती है। इसी को ही क्या बोलते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट, यानी कि रेड लाइट का क्या होगा यहाँ पर ड्रास्टिकली क्या होगा यहाँ पर अचानक से यहाँ पर लाइट का अब्जॉर्बेंस नहीं किया जाएगा, यानी कि ये ड्रॉप हो जाएगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट ही कहा जाता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाया गया है रेड लाइट में, और यहाँ पर ये क्वांटम एल्ड दिखाया गया है। क्वांटम एल्ड का मतलब होता है कि कितने क्वांटा या लाइट जो होती है वो क्वांटा के फॉर्म में होती है, फोटॉन के फॉर्म में होती है। क्वांटम एल्ड का मतलब होता है सबसे मैक्सिमम आपका जो फोटोसिंथेटिक रेट होता है, सब मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट का यूज करके मैक्सिमम ऑक्सीजन के एवोल्यूशन कहाँ पर होता है उसी को हम बोलते हैं यील्ड। ओके, इस क्वांटम का मतलब होता है लाइट, सब मैक्सिमम लाइट का यूज करके मैक्सिमम ऑक्सीजन के एवोल्यूशन कहाँ पर हो रही है उसी को हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड। तो इस पूरे ग्राफ में आप देख सकते हो कि क्वांटम यील्ड कहाँ पर दिखाया गया है आपका अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो पीक है वो 680 से लेकर के 700 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वांटम यील्ड दिखाया गया है, यानी कि इसमें क्या होगा सब मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा और मैक्सिमम आपका ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा। तो ये पीक सबसे ज्यादा कहाँ पर दिखाया गया है 680 से 700 तक दिखाया गया है, और 700 के बाद क्या होगा ड्रास्टिकली ये जो रेड लाइट है ये इस तरीके से गिर जाएगा। इसी को बोलते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। ओके, और ये देखिए वेवलेंथ आप देख सकते हो 400 से आपका 700 दिखाया गया है, इसमें सबसे मैक्सिमम यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, जो कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो ये होती है रेड ड्रॉप इफेक्ट। ओके, यानी कि इसका मतलब यह है कि 700 के बाद अचानक से रेड लाइट का गिर जाना, इसका मतलब उसके बाद और लाइट का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा लेकिन आपको वहां पर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, और ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा और लाइट का एब्जॉर्प्शन भी उतने अच्छे से नहीं होगा। ओके, तो ये होती है रेड ड्रॉप इफेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इनहेंसमेंट इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका इफेक्ट होता है आपका फोटोसिंथेसिस को चलने के लिए। ओके, इनहेंसमेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है अभी हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस,
ओके, यहाँ पर क्या होगा, रेड लाइट और फार रेड लाइट दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा आपको कौन से लाइट में आपका फोटो सिस्टम दोनों जो होता है वो एक्टिव होता है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर दिया, फार रेड लाइट को ऑन कर दिया है, तो आपका फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो यहाँ तक दिखाया गया है। उसके बाद फिर हम इसको ऑफ कर दिए है, तो ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पर नहीं हो रहा है। फिर हम रेड लाइट को क्या कर दिए, ऑन कर दिए, तो सिर्फ रेड लाइट में क्या हुआ, यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है। फिर इस लाइट को ऑफ कर दिया है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों लाइट को ऑन कर रहे हैं, तो जैसे ही हम दोनों लाइट को एक साथ ऑन कर रहे हैं, साथ में ही यहाँ पर ऑन कर रहे हैं, तो देखिए फोटोसिंथेसिस की जो रेट है मैक्सिमम हो गया है। उसके बाद जैसे इसको ऑफ कर दिया गया वैसे ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। इसी को क्या बोला जाता है, इनहेंसमेंट इफेक्ट बोला जाता है। ओके, इसी को क्या बोला जाता है, इनहेंसमेंट इफेक्ट बोला जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ फार राइट में ही जो फार रेड लाइट होती है उस लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम नहीं होता है, ना ही रेड लाइट में मैक्सिमम होता है। जब दोनों लाइट साथ में मिलते हैं तब दोनों सिस्टम काम करते हैं, क्योंकि एक सिस्टम काम करने से तो एटीपी का प्रोडक्शन और ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा। तो दोनों लाइट मिलेंगे प्लांट को, तभी जाकर के क्या होगा, ये जो सिस्टम होती है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ये क्या होगा, ऑपरेट होगा, और मैक्सिमम क्या होगा, आपका ऑक्सीजन एवोल्यूशन होगा, या मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो कहने का मतलब है कि फार रेड और रेड लाइट दोनों लाइट को क्या कर देंगे, ऑन करेंगे, तभी क्या होगा, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 क्या होगा, एक्टिव होगा, और एक्टिव होने से क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन का एवोल्यूशन या मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। ओके, तो इस तरीके से ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपका फोटोसिंथेसिस से संबंधित, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होती है फोटोसिंथेसिस की। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। इसके बाद हम फोटोसिंथेसिस की जो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है, जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो लाइट रिएक्शन, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा तो डार्क रिएक्शन चलेगा। ओके, तो ये लाइट रिएक्शन वाटर के ऑक्सीडेशन से होगा, और आपका जो डार्क रिएक्शन होती है वो CO2 के रिडक्शन से होगा। ये किस तरीके से होगा, उसका जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये फोटोसिंथेसिस के जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।